हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 682 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 683 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसमें आपको किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष थोड़ा और क्लियर लिखिए, ठीक है, ये पक्ष निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के क्रम में आदर्श आचार संहिता एक उल्लेखनीय कदम रहा है। हालांकि वर्तमान डिजिटल युग में इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टिप्पणी कीजिए 250 शब्दों में। आपने लिखा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जो भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करती है। आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा जारी वह दस्तावेज है, दस्तावेज नहीं होता है, दस्तावेज होता है, ठीक है, वह दस्तावेज है जो राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम मानकों के बारे में बताता है। साथ ही ये सूचित करता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस प्रकार से इसका उद्देश्य सत्ता में रहने वाली पार्टियों को चुनाव का अनुचित लाभ न मिले तथा चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र ठीक है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से हो सके। लेकिन वर्तमान प्रौद्योगिकी के युग में बढ़ती सोशल मीडिया व अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारण इसके प्रभावी क्रियान्वयन में कई चुनौतियां सामने आ रही हैं, जो निम्नवत हैं। इससे फेक न्यूज़ को बढ़ावा मिलता है, इससे चुनाव कानूनों का उल्लंघन होता है, कमज़ोर वर्गों, महिला, बूढ़े, दलित, आदिवासी आदि तक पहुंच नहीं है, क्षेत्राधिकार का मुद्दा उभरना। यहाँ पे फेक न्यूज़, ये लाइन यहाँ पे उसे आएगी नहीं डिजिटल की, ठीक है, क्योंकि डिजिटल युग की प्रासंगिकता की बात नहीं कर रहा, उसकी निगेटिव पॉइंट्स की बात कर रहा है। क्षेत्राधिकार का मुद्दा उभरना, क्योंकि फेसबुक, ट्विटर ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है, ट्विटर ऐसे लिखा जाता है, ट्विटर आदि विदेशी कंपनियां हैं। अपराधी की पहचान करना मुश्किल, और मुश्किल ऐसे नहीं, मुश्किल में आधी सा, ठीक है। इस प्रकार से आदर्श आचार संहिता के अनेक चुनौतियों में डिजिटलीकरण भी एक प्रमुख कारण है। उपरोक्त चुनौतियों से निपटने हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं। सरकार ने बताओ ना क्या उपाय किए। पहले चुनाव मतदान के 48 घंटे पहले सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार बंद करना चाहिए। घृणावाद पर रोक लगाना चाहिए। ऐसे राजनीतिक दलों उम्मीदवारों पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। सोशल मीडिया कंपनी को कानून के तहत रहकर कार्य करने की हिदायत देनी चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग ने इसे अब ये लाइन ऊपर आनी चाहिए, पारदर्शिता लाने हेतु कई गाइडलाइंस जारी की हैं, जो निम्नवत हैं। इंटरनेट आधारित राजनीतिक विज्ञापन देने से पहले चुनाव आयोग के अधिकारी की मंजूरी प्राप्त करना। उम्मीदवारों के नामांकन दाखिला हेतु ईमेल आईडी या अन्य अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट देने होंगे। चुनाव प्रचार के दौरान की गई पोस्ट को चुनाव आचार संहिता के दायरे में लाना आदि। इस प्रकार उपरोक्त उपायों तथा चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों को लागू कर भारत में बढ़ती चुनाव में सोशल मीडिया की रफ्तार को कम सोशल मीडिया के दुरुपयोग की रफ्तार को, सोशल मीडिया की रफ्तार फिर अलग हो जाएगा, दुरुपयोग की रफ्तार को कम किया जा सकता है। जरूरत है सरकार व आम नागरिकों के जागरूक होने की, ताकि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्ष प्रोसेस जीवंत बनी रहे, ठीक है, यानी कि निष्पक्ष जो प्रक्रिया है, अब यहाँ लिख लो जागरूक होने की, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से जीवंत बनी रहे। साथ ही नए भारत के निर्माण एवं एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना को भी बल मिल सके, ठीक है, ऐसे आप इसको लिखिए। अब आपने यहाँ पे क्या किया ना कि आपको यहाँ पे एक और चीज़ करना चाहिए था, वो ये कि आपको ये तो शुरू में इतना नहीं बताना, डायरेक्ट आप बताइए कि भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव को निष्पक्ष व आदर्श रूप से संपादित करने के लिए आदर्श आचार संहिता का उल्लेख किया, जिसके अंतर्गत उन राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को कुछ मानकों को अपनाने के बारे में बताया जाता है, ताकि चुनाव निष्पक्ष रूप से क्रियान्वित हो सके। इससे सत्ता में ऐसे मतलब सॉर्ट करो लैंग्वेज को, ठीक है। और जब आप सॉर्ट करेंगे तो होगा क्या कि जितने में आपने इसको लिखा है ना, उतने में ये पूरा का पूरा कंटेंट आ जाएगा। ये यानी कि आपका पूरा पैरा बच जाएगा।
जो ही ये पैरा बचा तुरंत आपके पीछे वाले सारे पॉइंट इसी पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान दो, ऐसे बचाया जाता है, वर्ड लिमिट ऐसे बचती है। ठीक, जब यहाँ तक ये सब आ गया तब आप बताइए कि उपरोक्त चुनौतियों को दूर करने के लिए हालांकि सरकार ने कई उपाय किए हैं, अब आप बता दो निर्वाचन आयोग ने क्या किया है, साथ ही फिर आप बताइए कि जब इतने उपाय किए हैं कौन कौन से, तो आप उपाय बता चुके, फिर आप बताइए निष्कर्ष के तौर पर कि इन उपायों के अलावा कई कंपनियों ने भी, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, इन्होंने भी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ऐसे उन भ्रामक प्रचारों को रोकने का प्रयत्न किया है जो कि रोके जा सकें। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ ये भी बता सकती हैं कि आगे चलकर अगर हम इनके लिए अभी से एक स्वतंत्र बॉडी का निर्माण कर दें या हम इस पे गाइडलाइन जारी कर दें तो आगे चलकर हमें एक चुनाव और एक कहते हैं वोट, वन नेशन वन इलेक्शन में काफ़ी मददगार होगा। और साथ ही फ्यूचर में कभी अगर डिजिटल इलेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी ये सहायक की भूमिका निभा सकता है, ऐसे आप बता सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप बता रही होंगी तो एक काम यहाँ पे और आप कर सकती हैं क्या, कि जब आप ये कंटेंट इतना बता रही हो तब आप यहाँ पे ये भी बता दें कि आदर्श आचार संहिता के समक्ष हालांकि कई सारी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। और जब आप ये वर्ड लिखेंगे ना कई सारी चुनौतियाँ, तो आपने ये वर्ड ऐसे लिख दिया कई सारी चुनौतियाँ। ठीक है, राइटिंग पर मत जाना, फिर यहाँ पे आप बता दो ब्रैकेट में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। ठीक है, बूथ कैप्चरिंग हो गया कि ईवीएम हैकिंग हो गया, है ना, ऐसे आप बता दीजिए और ब्रैकेट बंद कर दिए। लेकिन उसमें से सोशल मीडिया एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, या डिजिटल युग एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। ठीक है, तो एग्जामिनर को लगेगा कि इस बच्ची को मतलब 10 चुनौतियां पहले से पता हैं, एक चुनौतियां जो मूल है जिस पे प्रश्न पूछा गया ये पता है, तो यहीं पे आपको +1 मार्क एक्स्ट्रा दे देगा जो अन्य को नहीं देगा वो। ठीक है, और फिर आप उत्तर लिख दीजिए शॉर्ट करके। उम्मीद है आप समझ गई कि आपको अपने इस प्रश्न को किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से इसको क्रम में लगाना है, कैसे इसको सॉर्ट करना है और किस तरीके से अपनी भाषा शैली को संबद्ध करना है और कहाँ कहाँ पर वर्तनियों को सुधारना है। ठीक है, मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।